हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम्स की बात करें जो 2025 जेई मेन में आई हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं 36 क्वेश्चन आए हैं इन 19 एग्जाम्स, तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। ठीक है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक लंबा चैप्टर भी है, बट स्टिल इतने सारी प्रॉब्लम्स आने का मतलब ये है कि वी शुड बी डूइंग दिस चैप्टर एंड वी शुड बी मेकिंग श्योर कि अगर हमें इस चैप्टर की बेसिक चीजें अगर पता है तो हम बहुत सारे क्वेश्चन शायद कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड भूल जाओ, बेसिक चीजें भी पता है, बेसिक फॉर्मूले भी पता है तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नहीं। और जो कॉम्प्लिकेटेड हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि आपको सब कुछ पता है तब भी सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी कम। तो जैसे एग्जांपल है हमारे सामने कि फॉर अ शॉर्ट डाइपोल प्लेस्ड एट ओरिजिन, जो पहले हम लोग जनवरी वाली शिफ्ट में 17 क्वेश्चन थे टोटल। तो फॉर अ शॉर्ट डाइपोल प्लेस्ड एट ओरिजिन the dipole moment P is along x-axis as shown in the figure, and A पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 V0 है, then correct combination of the electric potential इलेक्ट्रिक फील्ड correspondingly at B and y-axis is what। तो बेसिकली यार देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बताना है कितना होगा। तो एट बी वाले पॉइंट पे ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी K P बाय 2r का क्यूब, क्योंकि डिस्टेंस 2r है। ये जो वैल्यूज है, जो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली वैल्यू ई नॉट दे रखी है, और जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वो वी नॉट बोल रखा है इन्होंने। तो यहां पे जब हम लोग नोटिस करेंगे तो ये हो जाएगा के पी बाय 8 आर क्यू। तो हमारे को ई नॉट बाई 8 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि सिर्फ ये वाला 8 नहीं है ना, यहाँ 2 भी तो है। इसमें छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत बार बच्चे करते हैं। तो यहाँ पे अगेन इवेंचुअली हमें समझ आ जाएगा के पी बाई 8 आर क्यूब की वजह से ईबी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ई नॉट बाई 16, क्योंकि एक तो ये 2 का फैक्टर ये भी होगा और ये भी टर्म आ रहा है हमारे पास। सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल एट बी पॉइंट की बात करेंगे तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। पोटेंशियल एट बी जो है हमारा वो कितना है, 0। तो अब इन दोनों में से कौन सा ठीक होगा? नहीं, ई नॉट बाई 16 तो वैसे हमें पता ही चल गया था, सब 3 वाले ठीक है। पोटेंशियल एट बी जो है वो 0 है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब अब मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको 0 तो सॉरी ई नॉट बाई 16 है, ओहो सॉरी ई नॉट बाई 16, ये गलत क्यों होता है? हाँ ये अब गलत हुआ ना, हाँ ठीक है दैट्स ओके। अब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, आपको बी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है, बात पता है। चाहे आप ये कैलकुलेशन करो ना करो, आपको बी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है, पता है। आपको 2 ही ऑप्शन रह गए, अब तो तुक्का मारोगे ना 2 ऑप्शन रहने पे, तो बात हो चुकी है हमारी कि अगर 2 ऑप्शन है तो तुक्का मारा जाएगा पक्का से, क्योंकि हाफ प्रोबेबिलिटी है इसमें ठीक होने की, और डाउन साइड उतना बड़ा नहीं है। हाँ +4 -4 हो जाए तो फिर गड़बड़ है, नुकसान तब होगा जब +4 -4 हो जाएगा। होता नहीं है, +4 -1 ही होता है, ठीक है। बट अगर +4 -4 होगा तब जाके नुकसान होगा हाफ प्रोबेबिलिटी में, कि आपको नुकसान होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। दैट इज ओके। अगेन अगर हम लोग इस सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है? अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर इज कंसिडर्ड लाइक दिस। और यहां पे हमारे सामने सिचुएशन ये है कि वो एक पॉइंट चार्ज के सामने हमने रखा हुआ है, ठीक है। और अगर वो एक पॉइंट चार्ज के सामने हमने रखा हुआ है तो फिर हमें ये बताना है कि उस पॉइंट चार्ज की वजह से उससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन गलत है, बट फिर भी आप इसका एग्जाम में आंसर निकाल के आओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, अगर खाली अब देखो शेडेड रीजन को एक सेकंड भूल जाता हूं, अगर कोई मेरे से स्क्वायर शीट से कितना फ्लक्स पास कर रहा है कोई ये मेरे से पूछता तो मैं बहुत आसानी से बता देता। कैसे बता देता? मैं यहां पे एक क्यूब इमेजिन करता एंड उस क्यूब में मुझे पता है, अब देखो गलती कहां है इस क्वेश्चन में, उन्होंने ये नहीं बताया ये उसके सेंटर पे ये डिस्टेंस a/2 है, ये बताना चाहिए था एग्जामिनर को यहाँ पे, ठीक है। बट फिर भी मैं कहता फ्लक्स थ्रू द शीट इज इक्वल टू
फ्लक्स थ्रू द क्यूब डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि जो क्यूब से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो 6 सरफेस से पास कर रहा है, तो उसको 1/6 हो जाएगा। और फ्लक्स थ्रू द क्यूब जो होगा वो गॉस लॉ के हिसाब से क्यू बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, तो ये क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब जो सिचुएशन यहाँ पे बन के आती है वो एक ये बात है कि जो उन्होंने पूछा है इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें आपको पूरे का फ्लक्स पता चल गया। ये जो एरिया है सिमेट्रिकली आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। और ये जो शेडेड एरिया इसमें कितने पार्ट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स फ्लक्स थ्रू, सो हमें निकालना है, सो दिस विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स द फ्लक्स थ्रू दी, क्या कहते हैं, व्हाट वुड यू कॉल दिस, अ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है हमारे पास, और फ्लक्स थ्रू दी ट्राइंगल विल बिकम क्यू बाई 6 इंटू 8, कितना 48 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये जो पार्ट है 5 है, तो क्यू इन फ्लक्स थ्रू दी शेडेड एरिया जो है वो 5 ट्राइंगल्स का जो फ्लक्स है उसके बराबर हो जाएगा, विच वुड बी 5 इंटू क्यू अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो ये 5 अपॉन पी आ रहा है, और पी की वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 48 आ जाएगा। तो ये हमारे लिए जवाब हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कि 48 विल बी द आंसर है। दैट इज द सिचुएशन। मतलब अगेन देखो क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गलती भी है एंड ऑल ऑफ दिस इज आल्सो देयर, बट स्टिल हम लोग इस आंसर की तरफ जा सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं, थोड़ा यूनिटी मेथड वाली फीलिंग ही है ज्यादातर। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है, पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इतना टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ इतना रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज, द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज इज व्हाट। हमें फ्लक्स दे रखा है ना, रेडियस दे रखा है, और हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। हो गया बड़ा सिंपल सा, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एज पर गॉस लॉ जो चार्ज उसके अंदर पड़ा हुआ है तो उसमें फ्लक्स तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा। ठीक है, रेडियस भी फालतू में दे रखा है, रेडियस की जरूरत भी हमें यहाँ पे नहीं है। क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12, और 5 कितना है, 5 कितना दे रखा है -2 इंटू 10⁻4, तो ये हो जाएगा 17.7। अगर मैं इसको देखता हूँ डबल करता हूं तो, और 10⁻12 इंटू दिस विल बी 10⁻8, एंड दैट वुड बी द फोर्थ ऑप्शन। बहुत ही अच्छी बात है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड बात है ही। इसमें बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में 17.7 भी लिख देंगे, तो वो ध्यान रखना है कि ऑप्शन एक बार सारे देख ही लेने हैं कि कोई ऑप्शन सिमिलर तो नहीं है उसमें, बस कुछ चेंज तो नहीं हो रहा। इज दैट ओके? ठीक हो गया, क्वेश्चन खत्म, मतलब इतनी देर का ही क्वेश्चन था। अ पॉजिटिव आयन एंड अ नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन है जिसपे कुछ 6.6 इंटू 10⁻19 का कूलम का चार्ज है, और एक नेगेटिव आयन है जिसपे इतना चार्ज है 9.6 इंटू 10⁻10 कूलम, and masses 19.2 and 9 into 10⁻27 kg respectively। एक इंस्टेंट पे इनके बीच का डिस्टेंस r है। At that instant the ratio of magnitude of electrostatic force to gravitational force is p into 10⁻45। You have to find the value of 10p। बहुत अच्छी बात। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, k q1 q2 बाई r स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, g m1 m2 बाई r स्क्वायर। r कैंसिल हो गया, आपको दोनों फोर्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9, q1 q2 कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻19 इंटू -9.6 इंटू 10⁻10। ओके, मैग्नीट्यूड ही पूछा था तो वैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे प्लस माइनस का तो इशू नहीं है। डिवाइडेड बाय g, g इज 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू में मास इज 19.2 इंटू 10⁻27 इंटू दूसरे का मास इज 9 इंटू 10⁻27। एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ते समय तो लग रहा था कि वैल्यूज बड़ी गंदी गंदी दे रखी है, बट अब अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत ही अच्छी वैल्यूज हैं। ये जो 9 है इस 9 से कैंसिल हो गया, जो 6.67 है 6.67 से कैंसिल हो गया, और जो 9.6 है इसमें 2 हो गया। और पावर की बात करोगे तो 10⁻9 10⁻19 ये 10⁻10 10⁻20 हो गया ऊपर, और नीचे कितना आ गया 10⁻11 10⁻27 10⁻27, दैट इज 10⁻54 और -65 आ गया, बिल्कुल दिख रहा है जो हम चाहते थे, इंटू 2 हो गया। तो ये बेसिकली आ गया हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻45। अब इन्होंने क्वेश्चन में p इंटू 10⁻45 बोला हुआ था,
अब द वैल्यू ऑफ 10p इज व्हाट 5. 0.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा. दैट इज सिंपल इनफ. मतलब ये हम लोग जब पढ़ाते थे तो ये मतलब ऑलमोस्ट पहली क्लास के टॉपिक से ही है. के Q1 बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो. मतलब आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जानने की जरूरत नहीं है टू बी एबल टू डू दिस. सिर्फ ये फॉर्मुलेस बताने की जरूरत है. दैट इज हाउ इजी दिस इज गोइंग टू बी. कोई बात नहीं, आगे चलते हैं. A small uncharged conducting sphere is placed in contact with an identical sphere but having 4 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज. एक दूसरा है हमारे पास जिस पर इतना चार्ज है. जब आप इसे कांटेक्ट में लेके आओगे तो क्या होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा. अब यहाँ पे एक ध्यान से समझना इस बात को कि ये आइडेंटिकल बोला हुआ है तो जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है तो किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, दोनों में इक्वल चार्ज आ जाता है. तो इस पे कितना आ जाएगा भाइयों, 2 × 10⁻⁸, और इस पे कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज आ जाएगा. ठीक है. अब जब इनके बीच का डिस्टेंस इतना आर कर दिया कि इनके बीच की फोर्स इतनी होगी तो इनका डिस्टेंस पूछ रहे हैं आपसे. तो भाई फोर्स दे रखी है, चार्जेस पता है, आर निकालना है, तो फोर्स और आर के बीच में रिश्ता हमें पता है. ठीक है. तो यहां से जब हम लोग देखेंगे तो फोर्स हमें दे रखी है तो हमें आर निकालना है. तो ऑब्वियसली के Q1 Q2 अपॉन एफ जो है वो आर स्क्वायर के बराबर है. विच इज के Q1 Q2 कितना, के इज 9 × 10⁻⁹. Q1 Q2 कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻16 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4. दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना. अपॉन फोर्स कितना है 9 × 10⁻³ 9 कैंसिल हो गया. 10⁻³ और ये जब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें 10⁻12 और 10⁻⁻4 हो जाएगा. और जब इसका रूट लोगे देखो ये आर स्क्वायर की वैल्यू है. ठीक है. आर स्क्वायर की वैल्यू 4 × 10⁻⁴ आ रही है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 10⁻². सिंपल. ठीक है. तो अब जब इस तरीके से हम आर की वैल्यू देख लेंगे यहाँ पे तो वो हमें पता चल जाएगा 2, ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर हमारा जवाब आ जाएगा. ये एक तरीका हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बनाया और इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर पाए. हाँ समझ आ रही कहानी. ऐसे आपको एग्जाम में से सॉल्व करना है, कितनी देर में से सॉल्व करना है. An electron is made to enter symmetrically between two plates and equally but oppositely charged metal plates. To parallel and equally but oppositely charged metal plates. दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. ऐसे कुछ हमारी प्लेट्स हैं जिनकी दोनों की लेंथ 10 सेंटीमीटर है. The electron emerges out of the electric field with a horizontal component of velocity of 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड. उसका horizontal component of velocity 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड है. If the magnitude of the electric field between the plates is 9.1 volt per centimeter, magnitude of electric field इतना है, then the vertical component of the velocity क्या होगा. देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अनक्लियर बातें हैं कि ये प्लेट इस तरीके से प्लेस है या किस तरीके से प्लेस है. तो अगर आपने इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट किया तो आपको रियलाइज होगा कि आप ये बात खुद से नहीं रियलाइज कर पा रहे हो कि ये प्लेट्स किस तरीके से प्लेस है. बट इन दिस सिनेरियो अगर ये प्लेस वर्टिकली प्लेस होती तो चार्ज जाता कहां निकलता कहां, बहुत सारी टेंशन थी मेरे को. ठीक है. आइडियली आई कैन प्रूव दिस मैथमेटिकली क्वेश्चन गलत है बट आपको बोनस नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने में. तो आपको कहीं ना कहीं इस बात को इमेजिन कर लेना पड़ेगा खुद से कि ये प्लेट सिस्टम कुछ इस तरीके से है. ठीक है. अब जब ये प्लेट सिस्टम इस तरीके से तो जनरली ये कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी है तो वर्टिकल वेलोसिटी की अगर ये बात करेंगे आपसे तो अब देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता होने से जनरली प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉब्लम है कि ये जो प्लेट है कुछ इस तरीके से जाएगा ये. और अगेन हम लोग को ऐसे कुछ देखना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता होने से आपको टाइम पता चल जाएगा. टाइम कितना हो जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर विच इज 0.1 मीटर और कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से. तो 10⁻⁻7 सेकंड्स टाइम लगेगा इसको यहां से यहां क्रॉस करने में. अगर हम y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी देखेंगे तो हम सीधे सीधे uy प्लस ay कर सकते हैं कि भाई इनिशियली जो वेलोसिटी थी y एक्सिस के लॉन्ग वो 0 थी और ay कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय मास इनटू टाइम. फोर्स कितना है QE. अगेन फोर्स कितना है QE फोर्स होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हम लोगों को. तो Q कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर. सेंटीमीटर है तो मीटर में करने के लिए क्या हो जाएगा 10⁻², 10⁻⁻² नीचे आ जाएगा वैसे 10⁻² ऊपर आ जाएगा. अब और मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन था ना. ठीक है. 9.1 इंटू 10⁻31 QE अपॉन m इंटू टाइम कितना है ऊपर हमने निकाला 10⁻⁷.
ऐसे कुछ आएगा। और ये ई की वैल्यू भी हम यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख सकते हैं। अब जब यहां से सॉल्व करेंगे तो अगेन कैलकुलेशन आसान है, 9.1 कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻17 10⁻⁻24 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻31 विच इज एसेंशियली 1.6 इंटू 10⁻7। ऑप्शन में है ये, ऑब्वियसली है, थर्ड वाला है ना, क्योंकि 16 10⁻6 आ रहा है ना, ये थर्ड वाला जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। 16 इंटू 10⁻6 ऐसे कुछ हमें दिख जाएगा ये। ग्रेट। तो मतलब अगेन कुछ था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कुछ था नहीं, मतलब क्योंकि एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर रखी है तो वो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जानी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं देखता हूं कि अगर एक पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q है एंड इज फास्टेंड टू वन एंड a ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग हैविंग इक्विलिब्रियम लेंथ एंड एंड हुज अदर एंड इज फिक्स्ड एट o। अब पूरे सिस्टम को इस तरीके से एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, तो ग्रेविटी की बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एंड इट इज इनिशियली एट रेस्ट। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन अलोंग द डायरेक्शन एज सून एज कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करिए, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, ऑब्वियसली इस पे कुछ इस तरीके से फोर्स लगेगी और ये थोड़ी देर में ऐसे कुछ क्रॉस करेगा, तो इसकी स्पीड जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये बात हमें पता है कि अगर ये वर्टिकल सिचुएशन होती है और mg फोर्स लग रही होती तो हम ये निकाल लेते कि ये कैसे निकालते हैं हम लोग, देयर विल बी लॉस इन जीपी, हम उसे कहते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। यहाँ पे कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वर्क कर रही है एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कितना कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स है QE इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है इस पार्टिकल का। अब डिस्प्लेसमेंट ये वाला नहीं देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से राइट की तरफ फोर्स है तो आपको ये वाला डिस्प्लेस देखना है, और ये L है तो ये L cos 60 डिग्री विच इज L/2, तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो L/2 है, Q इंटू L/2 वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, स्पीड निकालनी, स्पीड निकालनी तो इसे हाफ mv² भी डालोगे आप, तो हाफ और हाफ तो कैंसिल ही हो गया, v की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ QEL। Q कितना है? Q ये QEL/m अंडर द रूट ऑफ QEL/m, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का, राइट। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। मतलब देखो इसमें आपको ये समझने की कोशिश करो प्रॉब्लम कहां पे आएगी। आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि पहली बात ये लगाना है, फिर आप ये भी अगर आप सोच रहे लगाना है तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि आप वर्क डन कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती जा रही है तो एंगल चेंज होता जा रहा है, तो कैसे करेंगे हम लोग इसे, तो वो मल्टीपल चीजें देखने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, दोबारा से देखते हैं, थोड़ा बोरिंग सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक क्यों सारा जल्दी जा रहे हैं कि इस वजह से बोरिंग सा लग रहा है। ये स्लो कर सकते हैं अपनी स्पीड हम लोग, स्लो करने पे और ज्यादा नींद आएगी और ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो अगेन इस केस में अभी ये नोटिस करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास एक लिस्ट बने, लिस्ट में हमें मैच करना है, ऑप्शन हमारे को कुछ दे रखे हैं, कौन सा आइटम चेक करना चाहिए हमें? A3424 है, 22211 है, 4343 है, 1132 है। ए भी देख सकते हो और डी भी देख सकते हो, ए और डी दोनों ही अच्छे हैं कि उनमें थोड़ा वेरिएशन ज्यादा है, तीन तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। ए देख लेता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर शेल विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस r, ऐसा कुछ बोल रहे हैं ए में हमें, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल सी बात ये देखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शेल तो जीरो होती है, तो मेरा ए का थर्ड मुझे पता चल गया, ए का थर्ड पता चलते मेरा आंसर आ गया, ये आंसर करेक्ट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ट्रिक कि ए का थर्ड पता चलने के बाद मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा, जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। क्यों करूंगा? जस्ट टू कंफर्म कि जो मैंने एक चीज करी है वो उसमें कुछ गलती तो नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। ईबी की अगर मैं बात करता हूं तो क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ग्रेटर देन जीरो फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का, बिल्कुल है। बी का 2 ऑप्शन है, बिल्कुल ये भी ठीक आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, तो इसका मतलब तो ठीक है, अब तो मैं श्योर हो ही गया हूंगा, तो ये भी कोई डाउट नहीं है। फिर भी एज अ टीचर मुझे आगे सॉल्व कर लेता हूं, बट अदरवाइज एज अ स्टूडेंट एज अ पेपर सॉल्विंग करते समय मुझे आगे से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस r, अगर मैं इसकी बात करता हूं
तो अब इसमें आंसर जो है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा दे रखा है, इन टर्म्स ऑफ क्यू नहीं दे रखा। अभी हमने निकाला था वैसे, तो ये निकाल लिया था, कितना था सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, जो आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा नहीं, इसमें ये कि जनरल डिस्टेंस बोल रहे थे, सरफेस पे आया था ये। तो जनरल वाले पे तो हमारा जो रिजल्ट है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, और क्यू की वैल्यू को डाला जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई के जो है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अगर हम देखें तो फोर्थ वाला हमारा यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हाँ सॉरी, ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया मैंने, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फिर हमसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है? टू अपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन, तो वो तो हमें पता ही है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर वाला केस है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो विच इज अगेन व्हाट सिचुएशन, वो 1B है। तो अगेन आपको ये पता चल गया, तो ऑप्शन इस तरीके से आपने निकाल लिया। अगेन मतलब बात सिर्फ इतनी है, मैं इसलिए सारे पार्ट्स कर रहा हूँ कि हो सकता है अगले पेपर में ये वाला पार्ट आ जाए सीधे और इसमें आपकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको समझ आना चाहिए कैसे निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसमें थोड़ी बहुत बात हमें सोचने वाली थी, अदरवाइज तो इस क्वेश्चन में कुछ सोचने वाला था नहीं। आगे देखते हैं, फिर से बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट दीज टू पोजीशंस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है जो हमें ऑलरेडी पता थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला इसके अलावा कुछ हो सकता है, के Q1 बाई Q2 बाई R। अब बस कैलकुलेशन तो करनी है, दिमाग में नहीं हो जाएगी कैलकुलेशन। के कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 कितना हो जाएगा -28। गाइस यस और नो, या फिर लिख लो 7 इंटू 4 लिख लो, कुछ कैंसिल होने के चांसेस बन सकते हैं। और माइक्रो है तो 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻12 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइक्रो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिवाइड बाय आर कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, -8 और 7 के बीच का डिस्टेंस कितना है 14, और सेंटीमीटर में दे रखा है और मीटर में निकालता हूं तो ऐसे कुछ आ जाएगा मेरे पास। बहुत ही अच्छी बात। अगर हमें बात समझ आ गई तो अब हमें ये बात समझ आ गई कि ये 2 है और ये 1 है। 10⁻² जो है 10⁻10 है, और 10⁹ था हमारे पास यहाँ पे, तो विच इज 10⁻⁻1, तो 18 इंटू 10⁻⁻1 विच इज 1.8। और माइनस साइन भी आप लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ रहा ऑप्शन में, तो सही सब में माइनस, तो फर्क क्या पड़ता है, -1.8 जूल हमारा जवाब आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाता है, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इस 10th प्रॉब्लम में क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस, एक -4 माइक्रोकूलम का और एक 4 माइक्रोकूलम का, कॉन्स्टिट्यूटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट, ये चार्जेस को यहाँ प्लेस किया हुआ है। अगर ये इतनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, वर्क डन ऑन द डाइपोल रोटेटिंग द फ्रॉम इक्विलिब्रियम थ्रू 180 डिग्रीज वाज डेल्टा ई। बहुत सिंपल सी बात है, वर्क डन जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। भाई इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी और फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी है उस तरीके से वर्क डन निकालूंगा मैं, ये मेरे को दिमाग में समझ आना चाहिए। अब इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अगर फाइनली 180 डिग्री पे जाना है तो -P cos 180 डिग्रीज, और इनिशियली कितना है -P cos 0 डिग्रीज ना, विच इज दिस। कुछ लोगों को ये बात ऑलरेडी पता होगी कि ये वैल्यू 2P है, और P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P की वैल्यू अगर हम यहाँ पे नोटिस करते हैं तो P की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स चार्ज कितना है 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁻6। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 18 इंटू 18 सेंटीमीटर 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करता हूं तो वो 10⁻⁴ है। ऑप्शंस में देखता हूं तो मिली जूल टाइप कुछ आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। अगेन यहाँ पे 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 18 कितना हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁴ विच इज 10⁻⁻4, और मिली जूल में है तो 10⁻³ मुझे चाहिए, तो एक 10⁻⁻1 इधर लाएंगे तो 14.4 मिली जूल। इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूं, एक ऑप्शन है भी मैच करता हुआ, तो मेरे को जवाब पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में कि क्या आ रहा है, राइट। नहीं, ठीक है, आगे सोचते हैं 11वें क्वेश्चन को। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका इतना डाइपोल मूवमेंट दे रखा है, इतनी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में वो प्लेस्ड है। डाइपोल मूवमेंट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल था,
कितना वर्क करना पड़ेगा इसे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ये जो मैंने ऊपर बताया था ये वाली बात तो समझ आ जाएगी ना, 2p। और इस बार तो पी भी नहीं निकालना, पी भी दे रखा है 2 टाइम्स 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में 10⁻⁶ विच इज 12 जूल। आंसर आ गया 12 जूल। डन। दिस इज हाउ वी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इसमें आपको 4 नंबर मिल रहे हैं फिजिक्स के अंदर। शर्म आ रही है कि तुम्हारे 4 नंबर टोटल नहीं आ रहे? आ जाते हैं टोटल 4 नंबर तो, ऐसा लगता है हमें, ठीक है। बट अगेन बट भी क्यों, मतलब हमें ये सोचना चाहिए ना कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम सॉल्व कर लेंगे यार, क्यों नहीं कर पाएंगे। फिर डाइपोल आ गया, डाइपोल का पीछा नहीं छोड़ रहे ये। तो डाइपोल वाले रिजल्ट अगर तुम्हें याद नहीं है ना तो गांठ बांध के उनको याद कर लेना पक्का से, ठीक है। जनरल पॉइंट वाला नहीं पूछ रहे, तो रैंडम बस एक डाइपोल है, मास इतना, चार्ज इतना, लेंथ इतनी, यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस किया, अगर इधर स्लाइड रोटेट कर दे, इक्विलिब्रियम रिलीज कर दे तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसके ऑसिलेशन का। तो इसके टाइम पीरियड ऑसिलेशन ऐसे ही करते थे, टाइम पीरियड के टॉर्क निकाल लेते थे कितनी होगी, पी साइन थीटा, विच विल बी इक्वल टू किसका, कितना मान लेते थे, पी थीटा मान लेते थे एसएचएम प्रूव करने के लिए। और अगर ये थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया तो आपको पता चल जाता था कि ये ओमेगा स्क्वायर थीटा होगा। तो जो टाइम पीरियड आ जाता था 2 पाई अंडर द रूट, सॉरी मतलब ये ओमेगा स्क्वायर थीटा नहीं होगा, मतलब आई ओमेगा स्क्वायर थीटा होगा, समाओ आई ओमेगा स्क्वायर, नहीं कोई नहीं, चलो जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू हमारा फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता था ना, हाँ तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा होता था, कुछ कुछ सी की वैल्यू में फिगर आउट हो रही है यहाँ से। तो जो हमारा 2 पाई अंडर द रूट आई बाई एम बाई के होता था, आई बाई सी हो जाता है यहाँ पे टाइम पीरियड, विच इज 2 पाई अंडर द रूट आई कितना है अपॉन सी, तो हमें पता है पीई है, पी कितना हो जाएगा, चार्ज क्यू एल लेंथ एल है तो क्यू एल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है। और अगेन अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा यहाँ पे, इसमें गलती हो जाती है बहुत बार, कितना हो जाएगा। अगेन यहाँ पे बोला हुआ है डाइपोल की जो लेंथ एल है और मास एम है, तो ये जो मास एम है ना, ये थोड़ा और डिटेल में हमें ना देना चाहिए था कि इसके जो जो इनको कनेक्टिंग रॉड है उसका मास है या फिर इन पार्टिकल्स का मास है। बट बिकॉज चार्ज के साथ ही बोल रखा है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक का मास एम यहाँ पे और एक का मास एम यहाँ पे। और अगर इन दोनों का मास हमें पता है तो इन दोनों का डिस्टेंस सेंटर से एल बाई टू होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एम इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एम इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर, तो ट्वाइस इसको कर सकते हैं हम लोग। तो फॉर्मूले में 2 पाई का रिजल्ट, इनफैक्ट अच्छा ये दोनों तो कैंसिल थे, 2 पाई नीचे आ रहा था तो इसको तो हम लोग गायब कर सकते थे। तो एसेंशियली हमारे को ये 1/2 का फैक्टर का फंडा है, तो कोई नहीं, देखते हैं। तो एम एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 4 में एक एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई अंडर द रूट एम एल बाई 2 हो जाएगा एक क्यू ई, विच इज दिस इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ वाला इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें बस इतनी बात समझने होनी चाहिए हमें कि कौन सा ऑप्शन हमें चेक करना है, ये जो कहानी है इसमें। हाँ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली बात एक ऐसी बात है जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जवाब उनको नहीं समझ आता है। तो ये बेसिक बात आई। आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको हमने यहां से 2 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है इनफाइनाइट प्लेन से। इसके पास इनफाइनाइट प्लेन की जो डेंसिटी है वो सिग्मा नॉट है। आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि पोटेंशियल एनर्जी या टॉर्क और फोर्स इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको ये पता है कि डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है या मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो ये तो गलत हो गया। टॉर्क जो है वो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी है जो उसकी मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि कॉस 0 है ना, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये मैक्सिमम वाली बात। टॉर्क ऑन डाइपोल इज 0, ये बात ठीक है। नेट फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट, नेट फोर्स तो है ही नहीं, वो तो 0 है, तो ये गलत हो गया। टॉर्क ऑन द डाइपोल इज 0 एंड नेट फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द शीट, मतलब ऐसे जब क्वेश्चन में ऑप्शन में करूंगा, थर्ड इज टॉर्क ऑन डाइपोल इज 0, ट्रू, फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द शीट, गलत, फोर्स पे आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज मिनिमम, राइट, एंड टॉर्क इज 0, राइट, फोर्थ वाले में सब ठीक है। तो इस तरीके से कर लेता हूं, जैसे मैं यहाँ ऊपर ऊपर ही काट दे रहा हूं, आप तो ऐसे काट नहीं पाओगे ना, तो स्क्रीन पे लिखा होगा ना आपके लिए, तो आप अपनी कॉपी में जनरली ऐसे में ऑप्शन लिख के इसमें ध्यान से देख लेता हूँ कि भाई किस केस में हमारा सब कुछ ठीक आ रहा है, तो उसको हमें मार्क करना है ताकि गलती ना हो, ऐसी गलती से मार्क्स लूज नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, क्वेश्चन में क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन के अंदर, ये फॉर्मूले में पता ही नहीं, पता नहीं पता तो शॉर्ट नोट्स देखो,
शॉर्ट नोट्स बनाओ, पता है तो आंसर आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा फिर सोचो, अगर आंसर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ और कहीं कुछ गड़बड़। A line charge of length L by 2, A by 2 is kept on the center of an edge BC of a cube this having edge length A. अगर इसकी डेंसिटी लैम्डा कूलम पर लेंथ है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब विल बी व्हाट। अब इसकी वजह से ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको इंटीग्रेट करके फ्लक्स तो नहीं निकालोगे सारी सरफेस के, तो निकाल ही नहीं पाओगे, कुछ कोशिश भी कर लोगे तो क्या तरीका होगा ऐसे आंसर निकालने का हमारे पास? यहाँ पे हमें कुछ और क्यूब मानने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ क्यूब मानेंगे, दैट इज ओके। नीचे भी कुछ क्यूब मान लेंगे और एक गॉसियन सरफेस बनेगी, उस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा वो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा, और क्यू एनक्लोज्ड है लैम्डा इनटू a by 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कुछ आ जाएगा। अब यहां पे हमने ऐसे कितने क्यूब माने हुए होंगे? 4 क्यूब माने हुए होंगे ऐसे, 1 2 3 4, और वो जो शीट है वो यहां पे है। अगर ये यहां पे होता पॉइंट तो फिर मुझे 8 मानने पड़ते क्यूब, बट अभी तो मेरे 4 क्यूब में ही वो सिमेट्रिकली प्लेस हो गया। तो वहां से जैसे ही मुझे समझ आएगा फ्लक्स थ्रू द इंडिविजुअल क्यूब विल बी इक्वल टू जो टोटल फ्लक्स हमने गॉसियन सरफेस से निकाला है डिवाइड बाय 4, और वो कितना है? लैम्डा a by 8 एप्सिलॉन नॉट, हमारे को पता चल जाएगा। ऑप्शन में है ये, हाँ है, तो मार्क कर लेंगे हम लोग। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। आपके दिमाग में क्या थॉट आ रहा है इस प्रश्न को सॉल्व करते समय, वो ढूंढने की कोशिश करो कि व्हाई विल इट नॉट डायरेक्ट यू इन द राइट डायरेक्शन। क्यों नहीं सॉल्व होगा क्वेश्चन? एग्जाम में हो जाएगा सॉल्व, हाँ या ना? हो जाना चाहिए। थोड़ी प्रैक्टिस करके आते हैं आज, थोड़ा कॉन्फिडेंस और ज्यादा होता। हमारे पास कुछ अजीब अजीब से डायग्राम दे रखा है, हमारा दिमाग फिल जाता है इस डायग्राम को देख के। कॉन्फ़िगरेशन 1, कॉन्फ़िगरेशन 2, कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा समझ नहीं आ रहा, फिर स्टेटमेंट पढ़ते हैं इस केस में। कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट में 4 आइडेंटिकल चार्जेस है ए बी सी डी ऑफ अ स्क्वायर के प्लेस है, बहुत अच्छी बात है, तो हमें समझ आ गया। इस सेकंड में ये मिड पॉइंट पे चले गए, दिख भी रहा था, समझ भी आ रहा है कुछ कुछ। के की वैल्यू इतनी दे रखी है, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट। अब डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन तो सिंपल सी बात है, इस केस में जब चार्जेस वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर पे हैं तो हम क्या से निकालेंगे डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी? कोई जादू थोड़ा ना कर लेंगे हम लोग। हाँ, हमें करना क्या पड़ेगा? हमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखनी पड़ेगी कितनी है, और फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इस केस में जब मैं पोटेंशियल एनर्जी देखूंगा तो मुझे समझ आएगा कि अब मैं कैसे देखता हूं, एक खाली एक चार्ज को लेके आने में तो मुझे कुछ एनर्जी नहीं चाहिए, इसको लेके आऊंगा तो के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। इसको लेके आऊंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, तो हो जाएगा के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए, तो एक आ ही जाएगा इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी, इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में क्या आएगा? के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन रूट 2a। और फिर जब मैं तीसरे वाले को लेकर आऊंगा तो चौथे वाले को लेकर आऊंगा तो तीनों के साथ पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड देन दैट वुड बी, इसका ये वाला डिस्टेंस a, ये वाला डिस्टेंस a, ये वाला डिस्टेंस रूट 2 है, तो 2 बार तो के क्यू नॉट स्क्वायर बाई ए आएगा, प्लस एक बार के क्यू नॉट स्क्वायर बाई रूट 2 आएगा, विच वुड इंप्लाई कि मेरे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है? के क्यू नॉट स्क्वायर बाई ए 4 बार आ रहा है, 4 4 के क्यू नॉट स्क्वायर बाई ए, प्लस ये 2 बार आ रहा है तो 2 इन 2 अपॉन रूट 2 कितना हो जाता है? रूट 2 के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए आ गया। ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब इसके बाद जब इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये सोचोगे ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला a by 2 है, ये वाला a by 2 है, तो ये a by रूट 2 हो जाएगा, है ना? और a by रूट 2 हो जाएगा। फिर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे कि भाई साहब इसको लेके आए तो फिर कुछ नहीं है, जब इसको लेके आए तो इन दोनों की मिलके है, फिर ऐसे। बट एक लॉजिकल बात यहां पे सोची जा सकती थी कि इन दिस केस अभी भी तो पार्टिकल स्क्वायर की वर्टिसेस पे ही है, और कैसा स्क्वायर है जिसकी वर्टिसेस की लेंथ कितनी है? a by रूट 2, एज की लेंथ a by रूट 2 है, तो अगर स्क्वायर की एज की लेंथ a by रूट 2 है तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 4q क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन a by रूट 2 प्लस रूट 2 टाइम्स के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन a by रूट 2। इस तरीके से हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, और हम लोग u2 के बारे में भी बात कर सकते हैं क्या होगा। ठीक लग रही है कहानी ये? ठीक। और जब u1 u2 के बारे में बात कर ली, अब हमें ऑब्वियसली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी देखना है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये रूट 2 ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 4 रूट 2 के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा, और ये वाला जो टर्म है वो 2 के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। और अगर आप डिफरेंस देखते हो तो डिफरेंस देखते समय हो जाएगा 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 के क्यू नॉट स्क्वायर बाई ए, और रूट 2 माइनस 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 के क्यू नॉट स्क्वायर बाई ए आ जाएगा। अगेन प्लस माइनस की प्रॉब्लम हो सकती है कि इनिशियल माइनस फाइनल करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, बट के क्यू नॉट स्क्वायर बाई ए कॉमन आ गया,
आगे 3√2 माइनस 2 आया और ये ऑप्शन है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और 2 माइनस 3√2 और 3√2 माइनस 2 तो सेम ही बातें हैं एसेंशियली। क्या कहते हैं एक्चुअली 3√2 बड़ा होगा ना 2 से, तो इसलिए हमने जो उल्टा माना हुआ है, तो कोई बात नहीं है, तो ऐसा इशू नहीं आने वाला है। आर वी क्लियर अबाउट इट? यस। तो आई होप वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमने ये सीखा कि इस डिस्टेंस को हम लोग ऐसे a/√2 से डायरेक्टली इस वाले रिजल्ट को यहाँ पे यूज कर सकते थे। अगर नहीं करेंगे तो हमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन तो ऑब्वियसली ये है। मेरे को तो एक्जैक्टली सोल्यूशन पता है, तो मैं लिखे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ, बट आप लोगों को तो सोचना ही पड़ेगा ना उस समय कि हम कैसे करेंगे, कैलकुलेशन भी कैसे करोगे, ये भी एक दिमाग में बहुत बड़ा हवा रहेगा कि पेज बचाना है, जगह बचानी है, ये सब कहानियां भी रहेंगी आपके दिमाग में कि पेपर सॉल्व करते समय। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है कि 3 infinitely long wires with linear charge density lambda are placed along x, y and z axis. Which of the following denotes an equipotential surface? इनमें से कैसी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस बताती है? अगर एक चार्ज होता तो आपको पता है यू हैव अ सिलेंडर, अब अगर उसकी इक्वेशन को लिखने के लिए बोल देता तो दिमाग थोड़ा सा खराब होता, बट वी हैव अ सिलेंडर। अब इन दिस केस में हम क्या कहते हैं, इन्होंने एक ऑप्शन दिया एक्स वाई जेड कांस्टेंट है, एक ऑप्शन दिया ये कुछ, एक ऑप्शन दिया ये, एक ऑप्शन दिया ये। पहली बात तो ये समझ आ रही थी कि यार ये तीनों सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो अगर किसी पॉइंट पे एक्स वाई और जेड की कुछ भी वैल्यू हो मतलब सिमेट्रिकल होने से कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी। फिर देखा सारे ऑप्शन सिमेट्रिकल हैं एक्स वाई जेड में, तो ऐसा कुछ उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग कि मतलब एक्स में जो हो रहा होगा वाई में भी वैसा ही कुछ होना चाहिए, तो हो ही रहा है, वो तो हर एक ऑप्शन नहीं हो रहा है, इससे सोल्यूशन मिला नहीं। तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हमसे नहीं हुआ होगा अगर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा पहले, तो है ना, या हो गया होगा उस लोग का, देखा सोल्यूशन देख के तो बहुत कुछ हो ही जाता है। ठीक है, बट अगेन इन दिस प्रॉब्लम फिर हम इस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि एक इनफाइनाइटली चार्ज वायर की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। ये बात हम सोच सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले या शॉर्ट नोट्स बनाते समय भी हम लोगों ने इस बारे में देखा था, बट इन जनरल आपको पता है कि एक वायर से r डिस्टेंस दूरी पे आप पोटेंशियल को बोल सकते हैं 2k लैम्डा इंटू ln r बाई r नॉट। कुछ इस तरीके से आप पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग एक लाइन चार्ज रखा है, तो किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब आप देखोगे तो आप बोल सकते हो 2k लैम्डा ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स एक्सिस पे रखा है तो वाई और जेड वाले डिस्टेंसेस होंगे ना उसके, तो जो उसका आर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट हो जाएगा अपॉन आर नॉट। यहीं से आंसर तो लार्जली क्लियर हो गया, नहीं हुआ आंसर क्लियर यहां से? एक ही में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म आ रहे हैं, तो कोई ऑप्शन होना चाहिए। हाउएवर अगर आप नोटिस करते हैं इतने में क्लियर भी नहीं हो रहा, तो Vx प्लस Vy प्लस Vz अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इन तीनों वायर्स की वजह से पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए, और 2k लैम्डा को अगर आप कॉमन ले लेते हो तो अंदर आ जाएगा ln वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा x वाले में, y वाले में हो जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड इसका रूट भी होगा। अब रूट तो आपको पता है कि बाहर ही आ जाएगा ना गाइस, हाँ है ना, रूट तो बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, और जो नीचे वाला टर्म है वो भी किसी कांस्टेंट में घुसा देना उसका माइनस लॉग में करके, तो आपको एसेंशियली ये समझ आ जाएगा, और यहां से आपको ये समझ आएगा कि इन टर्म्स को फिर ln को जब कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपली वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। अगेन दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता एग्जाम में आपके पास है, कोई बात नहीं, इस बात की टेंशन मत लो कि मैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के आया था, भैया ने बोला 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आ भी गए और एक हुआ नहीं सॉल्व, क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कुछ और जगह पे जब मैंने बोला था सॉल्व नहीं होगा वहां सॉल्व हो जाएगा। तो फिर यहां से अगर सिंपल सी कहानी ये बन गई हमारे लिए कि थर्ड वाला ऑप्शन हमारा ठीक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब ये कैसे हमने सोचा, क्या सोचा, ये शेप कैसी दिखाई देगी, इन सब बारे में बात हम नहीं कर सकते, हमारी औकात ही नहीं है करने की। ओके ठीक है, एक और हमारे पास सिचुएशन आती है 17वीं सिचुएशन, इसमें हमारे पास है पॉइंट चार्ज, पॉइंट पार्टिकल ऑफ चार्ज कैपिटल Q इज लोकेटेड एट P, यहां पे Q कैपिटल Q चार्ज है, ये इस वाले डाइपोल 1 के लिए एक्सिस पे, इस वाले डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल प्लेन पे है। द डाइपोल्स आर मेड ऑफ अपोजिट चार्ज Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 है, ये भी हमारे को दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। फॉर द चार्ज पार्टिकल एट P नॉट टू एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सिचुएशन?
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स सिचुएशन। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स जब निकालेंगे P1 पे निकालेंगे, P पे निकालेंगे ड्यू टू दिस डाइपोल 1। हमें कितनी पता है, एक्सेस पे है, तो K इंटू 2P/r² हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगी, और इस वाले डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी। वो कितनी हो जाएगी, P2 वाले की वजह से K P/r², और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है। और यहां से अगर आप चाहते हैं इस पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 हो, तो ये ऑब्वियसली P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो P2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को बैलेंस आउट करनी चाहिए, जो यहां पे कर ही नहीं सकती, क्योंकि एक्सप्रेशन में एक ट्वाइस है और एक ऐसे है। विच माइट इंप्लाई, अब इस पॉइंट के बाद आपको लगेगा क्वेश्चन गलत है, कुछ गड़बड़ है, एग्जामिनर ने कुछ पंगा किया है, विच आई ऑल्सो फील। उसकी एम यही था कि यहीं तक सॉल्व होने में आंसर आ जाता, बट आंसर यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि ये सिचुएशन है, तो ये तो कैंसिल हो गया। विच बेसिकली मीन हमने जो रिजल्ट लिख नहीं सकते, इसका मतलब हम जो शॉर्ट डाइपोल वाला असम्पशन ले रहे थे वो हम नहीं ले सकते। तो हमें जनरल रिजल्ट निकालना पड़ेगा कि ए पॉइंट पी पॉइंट पे, या फिर क्या कहते हैं, इन दोनों की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो पी पॉइंट पे क्यू वाले की वजह से जब मैं देखूंगा, तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर जब मैं करता हूं, तो मुझे समझ आ जाता है K4QRA अपॉन में R² माइनस A² रेज टू द पावर 4। ये मुझे रिजल्ट पता चल जाएगा। सिमिलरली जब मैं इस वाले की वजह से देखूं, तो जल्दी करना है दिमाग में, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, KQ अपॉन अंडर द रूट ऑफ R² प्लस A² का स्क्वायर, विच इज दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे। इसका कंपोनेंट कौन सा लेना है, ये वाला कंपोनेंट लेना है, cos थीटा, थीटा ये वाला है, विच इज A अपॉन R² प्लस A² रेज टू पावर रूट। इस तरीके से हमारे पास है, और ट्वाइस का एक फैक्टर हो जाता है, तो इस तरीके से आ जाएगा। एंड जैसे हमारे पास ये सिचुएशन आती है और हम कहेंगे कि अगेन बार ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं, तो ये इक्वेट करना होगा। दिस बिकम्स एन इक्वेशन विच इज तुम्हारी औकात नहीं है सॉल्व करने की, जिसको, क्योंकि 2Q तो हम बोलेंगे इसमें से कुछ आंसर कर देंगे, KQ एक ए को भी कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 4, और 4 को भी 2 लिख दूंगा यहां पे, तो 2R अपॉन R² माइनस A², इसको स्क्वायर, ये 4 नहीं होगा, पावर 2 होगी, इज इक्वल टू 1 अपॉन R² प्लस A² रेज टू पावर 3/2। कैसे सॉल्व होगा, दोनों साइड पे स्क्वायर करके बना के खोलते हो तो पागल हो जाओगे खोलते खोलते ही, ठीक है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। हाँ, ये बात जरूर है कि कितने ऑप्शन, कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई हम ऑप्शन डाल के देख लेते हैं, A/R 10 डाल देते हैं, तो A को 10R डालना है, A को अगर 10R डालना है तो ये 20A और नीचे माइनस 10R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100R ना, 100R का स्क्वायर, 100A का स्क्वायर, नहीं A को 10R डालना है, A को 10R डालना है, तो ये तो 2R ही है, अपॉन 100R का स्क्वायर इज इक्वल टू 100R के स्क्वायर का भी स्क्वायर ना, ओके, 10 रेज टू पावर 4 R रेज टू पावर 4, वाह। और दूसरी साइड पे क्या है, 1/10R 100R स्क्वायर, सॉरी 100R² प्लस R², 101R² रेज टू पावर 3/10 क्यूब, 10 रेज टू पावर 3R³। ऐसे कुछ सोच सकते हो, तो अब ऐसे ही सोचते होगे आप, ये डाल के देखोगे A/R अप्रोक्सीमेटली 10, A/R अप्रोक्सीमेटली 20, A/R अप्रोक्सीमेटली 0.5, ये सब डालोगे तो आपको समझ आएगा 4th A/R अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। बट ये अगेन, डू यू थिंक एग्जाम में करना पॉसिबल है? अगर किसी ने इस क्वेश्चन को एग्जाम में किया और उसके 300 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो बेवकूफी है बहुत बड़ी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप उतना टाइम बिता दे रहे हो जितना टाइम आपको इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा, ये तो मैं बता रहा हूं, तुम्हें भी तो भी बचा है टाइम अभी, ठीक है। और मैं बता रहा हूं कि अच्छा ये तरीका है, आप तो यहीं पे पहले कंफ्यूज हो जाओगे, फिर उसके बाद यहां पे भी करने के बाद ये करना, मैंने तो इतनी जल्दी लिख लिया, तुम थोड़ा लिख लोगे इतनी जल्दी इन सब चीजों को, यू विल टेक सम टाइम टू डू दिस, ठीक है। ये तो याद भी नहीं है ना, करना ही पड़ेगा फिगर आउट, हमारे शॉर्ट नोट्स में भी नहीं था ये तो, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आई डोंट थिंक इसे शॉर्ट नोट्स में डालने की जरूरत है, रेयर सी बात है, तो रेयर सी बातों के लिए हम कभी भी अपने जीवन को डिफिकल्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो हमारे सामने आई हुई थी, विच शुड मेक द पैटर्न मोर क्लियर कि किस तरीके की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं पेपर के अंदर।
तो जैसे एक हमारे पास प्रॉब्लम है, टू मेटल स्फेयर्स ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड 3r हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. If they are brought in contact, then separated, the surface charge density on the smaller and the bigger sphere will become what? तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप इन्हें कांटेक्ट में लेके आओगे तो इनके क्या सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएंगे इनके पास? नहीं, दोनों आइडेंटिकल स्फेयर निर्भर नहीं. तो Q1 जो स्फेयर है, इस पे पहले तो सिग्मा दे रखा है, सिग्मा सेम है, तो Q1 पे सिग्मा इंटू 4πr² चार्ज होगा. इस पे चार्ज होगा 9 Q1. क्यों? क्योंकि 3r का स्क्वायर करेंगे आप तो 9 आ जाएगा, एक टर्म आ जाएगा, सिग्मा सेम है, तो टोटल चार्ज इसलिए आपका 10 Q1 हो गया. अब Q1 डैश को अगर मैं नए वाले चार्ज को कनेक्ट करने का x मान लूं तो Q2 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 Q1 माइनस x. शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट. और इवेंचुअली जब कनेक्ट करते थे, जब आइडेंटिकल स्फेयर्स, जब कनेक्टिंग स्फेयर्स को कनेक्ट करते हो, तो मेन बात क्या होती है? पोटेंशियल इक्वल करना होता है. तो पोटेंशियल इक्वल करने का मतलब है कि तो कैंसिल हो जाएगा, Q1 डैश अपॉन r इज एक्चुअली इक्वल टू Q2 डैश अपॉन 3r. और Q2 डैश भी कितना है? 10 Q1 माइनस x है. r कैंसिल हो गया, इस r को इधर ले जाइए, ये x है. 3x इज इक्वल टू दिस, तो इसको x को ले लीजिए, 4x इज इक्वल टू 10 Q1. तो x की वैल्यू आपको पता चल गई 5/2 Q1 आ गई. क्वेश्चन में क्या पूछा था? अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इनकी सिग्मा 1 सिग्मा 2 होगी तो रेशियो ऑफ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या होगा? तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती है, तो रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो Q1 डैश अपॉन 4πr², तो Q1 डैश कितना है हमारा? x. ये 4π कैंसिल हो गया, 1/9, 9 टाइम्स Q1 डैश कितना है? x, विच इज 5Q/2 अपॉन Q2 डैश कितना हो जाएगा? 7.5 की हो जाएगा, विच इज 15Q/2. एंड देन 2 उड़ गया, Q उड़ गया, 1/3, 9/3, 3 आ गया. तो यहां पे हमारा जवाब आ गया 3. अब 1/3 भी है तो हमें एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा कि कुछ गलती तो नहीं करी है हमने, पर ठीक है, वो फिगर आउट कर लेंगे. नहीं है गलती, दिस इज ओके. दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन. दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. देयर इज अ नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे आल्सो. व्हाट इज दैट नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे? क्योंकि अगर आप देखते हो, जो पोटेंशियल होता है किसी भी उसका, किसका? शेल का, वो होता है सिग्मा r/ε0. और इवेंचुअली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो सिग्मा 1 r/ε0 मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा 2 3r/ε0. और इन्होंने चार्जेस नहीं पूछे थे, इन्होंने सिग्मा का रेशियो पूछा था. तो अगर सिग्मा का रेशियो की बात करते हो तो सिग्मा 1 is to सिग्मा 2 अगर आप नोटिस करेंगे तो 3:1 आ जाएगा, एंड दैट इज योर आंसर. हाउएवर एग्जाम में इस बात को कॉन्फिडेंस करने का कॉन्फिडेंस जनरली नहीं होता है, क्योंकि गलती होने के चांस है, विच इज फाइन. तो ऐसे करेंगे हम लोग. ऐसे भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बट सॉल्वेबल है. ओके, ठीक है. मतलब अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो ऐसे कर सकते हो. बट क्योंकि अभी हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा था ना, सरफेस ऑफ द स्फीयर पे क्या होता है, सिग्मा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, सिग्मा r/ε0. तो वहां से हम लोग कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं ऐसे. इज इट ओके? ठीक है. अगर और आपसे बात की जाए कि भाई हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है +q विच इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, एक और दूसरा चार्ज है 9q जो d,0,0 पे प्लेस्ड है. इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट बताया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती. कुछ कितना बड़ा क्वेश्चन है इसमें. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर दोनों को बैलेंस कर दोगे, हाँ या ना? ठीक है. अगर आप इसे x मान लेते हो तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d-x. तो मतलब मेरे दिमाग में इतना पहले चलना चाहिए, kq/x² इज इक्वल टू k 9q/d-x का स्क्वायर. q k कैंसिल ही हो गए, तो ये 9 हो गया. स्क्वायर करेंगे तो d-x आपको समझ आ जाता है 3x है, x की वैल्यू d/4 है. ऑप्शन खत्म. दिस इज हाउ वी डू दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करना है, सिर्फ इस तरीके से आपको इसका जवाब निकालना है. ओके. अगेन ऐसे लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बहुत हैवी चैप्टर है, ऐसा ये हैवी चैप्टर है ना? क्या बकवास हो रखी है, बिल्कुल सच बताएं तो. ठीक है, पेपर का लेवल तो कुछ है नहीं ऐसे. अगर आप नोटिस करो, इतने दिनों से हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हम हर बार ये बोल रहे हैं कि अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इतने सारे क्वेश्चन करे, मैंने कितने क्वेश्चन में बोला ये नहीं हो पाएगा तुमसे? 2 क्वेश्चन में बोला है, विच इज अगेन अ बहुत लो प्रोबेबिलिटी. ठीक है, आप खुद सोचो उन 2 के अलावा कोई और क्वेश्चन है कि आपसे क्यों नहीं हो पाएगा. आप बिल्कुल टॉप करने की सोचते हो तो आप ये सोचो कि उन 2 क्वेश्चनों को भी कैसे करना है, बट कंसीडरिंग द फैक्ट कि आप और क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो दैट इज द सिनेरियो. वेरेवर यू आर, यू हैव टू फिगर आउट आपको कैसे ठीक करना है.
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल इज दिस 120 वोल्ट। तो ये वाली वैल्यू 120 वोल्ट दे रखी है। आपको बताना 5 सेंटीमीटर पे और सेंटर पे कितना पोटेंशियल है, 5 सेंटीमीटर पे और 15 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल है। सेंटर पे अगर पोटेंशियल की बात करते हैं, सेंटर पे पोटेंशियल तो हमें पता है जो सरफेस पे होता है वो सेम ही होता है ना, है ना। तो के क्यू बाई आर ही है। तो 120 वोल्ट 120 वोल्ट, तो ऑप्शन तो ठीक होगी क्या। और आर इक्वल टू 5 पे भी 120 वोल्ट है, तो 120 वोल्ट दो ऑप्शन में है, खत्म बात। अगेन उसके बाद हम बाहर वाले में भी निकालना चाहें कि चलो निकाल देते हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वी वांट टू कैलकुलेट इट। तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है 15, विच इज अगेन, और 15 इज व्हाट 3r/2, तो के क्यू अपॉन 3r/2 है हमारे पास। तो ये बेसिकली हो जाएगा 2/3 इंटू के क्यू बाई आर, और 2/3 ऑफ 120 विच इज हाउ मच 80 वोल्ट। एंड इसी में 80 वोल्ट भी आ रहा है, जस्ट टू कंफर्म के जो निकाला ठीक निकाला, बट इतनी मेहनत तो करोगे नहीं, ये तो गारंटीड बात है। 120 तो फॉर श्योर ठीक होंगे। इस तरीके से हम कर सकते थे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, सोचिए क्या ट्रिकी पॉइंट है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, ये सोचते हैं। टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स, इतना मास है भाई, है ठीक है, इतना चार्ज है उनको, ठीक है, अटैच्ड टू टू एंड्स ऑफ वेरी लाइट, और ठीक है कोई बात नहीं, डाइपोल टाइप फीलिंग आ रही है इतनी में। अरेंजमेंट इज नॉट प्लेस्ड इनफाइनाइट, अरेंजमेंट एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट के सामने रखा हुआ है, एक यूनिफॉर्म इनफाइनाइट लार्ज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वाली फीलिंग आ रही है। उसका सिग्मा भी दे रखा है, चार्ज डेंसिटी, सच दैट लेंथ ऑफ द रॉड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द चार्ज शीट। जो लेंथ ऑफ द रॉड है वो इससे की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे 30 डिग्री एंगल बना रही है। फाइंड द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पी साइन थीटा। फॉर्मूला समझ आना चाहिए सबसे पहले। अब पी ढूंढने की कोशिश करोगे तो आप पी क्या करोगे, क्यू डी। क्यू कितना है 2 माइक्रो कूलम इंटू डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, है ना। इसको मैथमेटिकली आप सब एसआई में कर ले तो 2 × 10⁻⁻⁶ और 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर, ये आपका पी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा दे रखा है 100 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10⁻12, बहुत अच्छी बात। इंटू साइन थीटा कितना है 1/2। नीचे एप्सिलॉन नॉट जब मल्टीप्लाई होता है तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि लगता है कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी होने वाली है, बट ऐसा है नहीं इन दिस केस, अगर आप नोटिस करोगे तो। पहले तो इस 2 को इस 2 से गायब कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, और इस पॉइंट 2 को इस 2 से गायब कर देते हैं, ऊपर पॉइंट 1 आ गया। 10⁻⁻6, 10⁻⁷, 10⁻⁵, 10⁻11, ऊपर 10⁻11 आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है 8.85 इंटू 10⁻12, जो ऊपर आके एक 10 आ जाएगा, और 10 अपॉन 8.85 की वैल्यू देखोगे तो इतना दूर दूर है ना ऑप्शंस, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पे कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप गधे हो। 10 और 8.85 में 8.85 10 से तो छोटा है, 1 से बड़ा आंसर आ रहा है, और 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ट्वाइस से भी छोटा है 10, 1 से बड़ा है, तो 1 से 2 के बीच में आंसर आएगा। 1 से 2 के बीच में ऑप्शन कौन सा, एक। और बताओ आपको फीलिंग क्या आ रही है, 8.85 में 0.1 ही तो ऐड हुआ है, ऑलमोस्ट 0.9 में 0.1 ऐड हो गया नहीं। इस तरीके से आप फिगर आउट कर लोगे तो आपका इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब आ जाएगा पेपर के अंदर। तो ये बात सोचो कि आप क्या चीज करते हो जिससे प्रॉब्लम आती है, अगर आप वो चीज सोचोगे तो शायद आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिखने का मन नहीं कर रहा ना, थोड़ा ज्यादा स्पीड है लिखने से, लिखने की स्पीड तो है ही नहीं, सुनने का मन कर रहा है ज्यादा अच्छे से कि सुन लेते हैं क्या कहानी। ए रीजन वाले प्रॉब्लम है, ये तो पढ़ता भी नहीं मैं ऊपर क्या लिखा होता है बस। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉट जीरो इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें ना समझ आ रहा है स्टेटमेंट क्या है। देखो एक फीलिंग आई मुझे, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पोलर मतलब सब्सटेंस के अंदर डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल पार्टिकल्स का है, ये नहीं। लीनियर आइसोट्रोपिक का मतलब तो केमिस्ट्री में आता है क्या कुछ, ठीक है, फिजिक्स में तो मैंने नहीं सुना ज्यादा। is not zero even in the absence of electric field, is not zero even in the absence of electric field, okay, पता नहीं।
In the absence of electric field, the different paramagnetic permanent dipoles of a polar dielectric substance are oriented in random directions. ये बात सही लग रही है कि जो भाई डाइपोल मोमेंट से रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, ये बात ठीक लग रही है। और पहली बात में अगर ये दूसरी बात ठीक लग रही है तो पहली बात में ये समझ आ रहा है कि ऐसे सब्सटेंस के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी एक्सटर्नल। तो दैट इज हाउ वी हैव टू हैंडल इट, एंड देन वी आर डन विद दिस, व्हिच मींस दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ट्रू। और जैसे ही मुझे पता चल गया ये राइट रॉन्ग है और ये ट्रू है, तो A is not correct and R is correct, take care, that is the option। इस तरीके सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब उसके अलावा हमारे पास बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आया है एक, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखी है हमें 2i कैप इतना, फ्लक्स पूछा एक सरफेस से थ्रू जो एक्जेक्ट प्लेन से पैरेलल है, उसकी सरफेस का एरिया इतना है, द एरिया ऑफ द सरफेस कितना होगा? भाई एरिया ऑफ द सरफेस जो भी होगा आप ये बोल दोगे कि आप उसे मान लोगे एरिया इनटू, अगर एक्जेक्ट प्लेन के पैरेलल है, एक्जेक्ट प्लेन के पैरेलल है तो ये सोचने वाली बात है, एक्स और जेड प्लेन के पैरेलल है तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका एरिया वेक्टर पॉइंट करेगा, तो ये ए जे कैप होगा। और जो फ्लक्स होती है जो उन्होंने दे रखी है 6, ये कितनी है? ई डॉट ए, तो जे कैप वाला टर्म ही तो मल्टीप्लाई करेगा 4 होगा, 4a हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी ये वैल्यू? एक ही नहीं, इसे 10⁻³ भी है यहाँ पे, 10⁻³ भी है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1.5 इंटू 10⁻³ और सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे तो आप इसे 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 जवाब आ जाए, 15 आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सिंपल सी बात है। क्या बात इसमें हमें नहीं समझ आ रही है ये सोचो और उसे ठीक करो, क्योंकि ये ठीक कर लोगे तो शायद एग्जाम में क्वेश्चन समझ आ जाएगा। इतनी देर में 5 मिनट करने में, चीजों को पढ़ने में अगर हमें चीजें ठीक हो जा रही हैं तो कोई नुकसान तो कुछ है नहीं, स्पेशली जब हम क्लास अटेंड कर ही रहे हैं। तो ढूंढो कि कहां पे परेशानी है। एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में एक बॉब सा लटका रखा है, इतना मास है, इतना चार्ज है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, मतलब इसमें चार्ज कुछ ट्रैवल नहीं कर रहा, आज तक नहीं किया, अभी क्या करेगा। स्ट्रिंग सबटेंड एंगल 45 डिग्री विद द शीट ऑफ द इक्विलिब्रियम, द चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट विल बी, ये 45 डिग्री एंगल दे रखा है। क्यों एंगल है भाई साहब? इस पे एक चार्ज क्यू ही फोर्स इधर की लग रही है, एनजी फोर्स इधर की तरफ लग रही है, और tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा? दिस डिवाइड बाय दिस। 45 डिग्री है तो आपको दिस डिवाइड बाय दिस करने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है कि इक्वल ही है। बेसिक बात हमारे लिए है कि क्यू ही और एनजी दोनों बराबर हो जाएंगे। हमें निकालना क्या है? निकालना क्या है? चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट विल बी व्हाट। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यू इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम इन जी के बराबर है। एम दे रखा है, क्यू दे रखा है, हमें एप्सिलॉन नॉट पता है, तो यहां से जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या जवाब आएगा? निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही है सारी, अगर हम सोचें लॉजिक तो हो गया फिगर आउट। एम कितना था? 100 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम का मतलब है 100/1000 ग्राम, विच इज अपॉन 1000 kg, है ना, विच इज अगेन अगर आप दिमाग में कर पा रहे हो तो इंटू 10⁻⁻6 kg इंटू जी विच इज 10, ये mg हो गया। अपॉन में इंटू में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन में क्यू कितना था? 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10⁻⁻6, ये तो कैंसिल ही हो गया ऑल टुगेदर। 100 इंटू 10⁻⁻12 ये हो गया 17.7 इंटू 10⁻⁻10, और 17.7 इंटू 10⁻17.7 नैनो। ये जो एनसी है इसका, ये एन का मतलब नैनो है, नैनो का मतलब 10⁻⁹ करना है, तो 1.77 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर व्हाटएवर, इस तरीके से आ जाएगा आपके पास सिग्मा, एंड दैट इज एसेंशियली ये हमारा ऑप्शन आ गया। इस क्वेश्चन में जहां तक लॉजिक की कहानी है वो तो चिल्लड़ सही है, जो मेन बात है वो क्या है? कैलकुलेशन। वो भी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आपको, तो यही सारी कहानी है। इसी तरीके से आप प्रॉब्लम्स को जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो तो यही तो परेशानी है सारी की सारी आप लोगों के साथ, कि आप प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो इस तरीके से आप अगर देखते जाओगे तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि
टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जो हमें दिखा रखी हैं। द प्लेट्स आर यूनिफॉर्मली चार्ज, एक की डेंसिटी सिग्मा, एक की डेंसिटी -2 सिग्मा है। फोर्स किसी चार्ज को कितनी लगेगी यहाँ पे? अरे मेरे गधे बच्चों, इस सिग्मा की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड होगी, इस -2 सिग्मा में इसकी तरफ फील्ड होगी कितनी? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको पता चल गया जो ओवरऑल फील्ड है वो कितनी आ गई? 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फील्ड पता चल गई अगर आपको, तो चार्ज पे फोर्स नहीं पता चल जाएगी? क्यूई। क्वेश्चन इज ओवर। 3q sigma upon 4 epsilon, sorry 3q sigma upon 2 epsilon naught, that is it। आंसर मार्क हो जाता है ऐसे। ध्यान से देख लेंगे सारे ऑप्शंस को भाई, बहुत पास पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नवा क्वेश्चन, two infinite identical charge sheet and charged spherical body of density rho are arranged as shown. The correct option relation between the electric fields at AB and C is what? A, B, C and D points is what? क्वेश्चन देख के मन नहीं कर रहा सॉल्व करने का, क्या बकवास दे रखी है, इतने सारे शीटें, स्फेयर, बहुत कुछ लगा रखा है। ऑप्शन देख के तो देखो, ऑप्शन भी एक बार को अजीब दिख रहा है, पर ध्यान से देखो, कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, ज्यादा है, कम है, ये जज करने की बात कर रहा है। बस कह नहीं रहा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कह रहा बस बराबर कम ज्यादा जज करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ए और बी वाले पॉइंट पे आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आ जाए इस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी, इस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इन दोनों की वजह से तो फील्ड होगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस स्फेयर की वजह से होगी। वहां से आपको समझ आ जाना चाहिए ए पे ज्यादा होगी या बी पे ज्यादा होगी। ए पे ज्यादा होगी, क्यों? पास है वो पॉइंट ज्यादा, पास है, तो आपको यहां समझ आ गया ए इज ग्रेटर देन ईबी, ये बात समझ आ गई। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस देखने वाली बात इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए एंड ईबी निकालने बैठ जाओगे तो दिमाग खराब कर लोगे अपना फालतू में। डिस्टेंस भी नहीं दे रखे तो फिर वापस यहीं आ जाओगे, बट स्टिल दिस इज द सिनेरियो। दूसरी बात, तो ये ग्रेटर देन ईबी की बात करते हैं तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, मैग्नीट्यूड डालना चाहिए था उन्हें, मैग्नीट्यूड लिखा नहीं उन्होंने, बट ठीक है देख लेंगे, अगर कोई और ऑप्शन नहीं आएगा तो ये ऐसी कुछ कहानी है। ईसी और ईडी की बात कर रहे हैं भाई, ये तो ये ग्रेटर देन ईबी यहाँ पे भी ठीक सा लग रहा है, यहाँ पे भी ठीक सा लग रहा है, और ये वाली बात गलत लग रही है। तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। इन दोनों में से हमें चूज करना है, ईसी और ईडी में देखना है कि ईसी और ईडी बराबर है या नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट जब मैं नोटिस करूंगा तो ऐसा दिख रहा है कि ये डिस्टेंस अगर सेम है यहाँ पे, अब ये बिल्कुल सेंटर में नहीं प्लेस्ड है, थोड़ा सा साइड में प्लेस्ड है, तो वहां से मुझे समझ आता है स्फीयर की वजह से कुछ फील्ड होगी यहाँ पे टी पॉइंट पे, और इन दोनों प्लेट्स की वजह से फील्ड होगी। इन दोनों प्लेट्स की वजह से जो फील्ड होगी डी पॉइंट पे, और इन दोनों प्लेट्स की वजह से जो फील्ड होगी सी पॉइंट पे, वो दोनों बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी ट्वाइस हो जाएगा और उधर भी ट्वाइस हो जाएगा। अच्छा, इसलिए फिर से सारी कहानी है स्फीयर की वजह से फील्ड किस पे ज्यादा है, कम है, किस पे ऐड हो रही है, किस पे सब्ट्रैक्ट हो रही है, ऐसे कुछ भी सोच सकते हैं। ऐड तो दोनों तरफ ही हो रही है, इसमें भी इधर की तरफ है और इसमें भी इधर की तरफ है, और जो बाहर वाली जो फील्ड्स हैं वो भी कुछ ऐसी ही हैं। तो बस आपको देखना है स्फीयर की वजह से फील्ड कहां पे ज्यादा है, सी पे ज्यादा है, डी पे ज्यादा है? ऑब्वियसली डी पे ज्यादा है। क्यों? फिर से सेम बात, डी पास में पॉइंट। मतलब इतना घटिया क्वेश्चन है, ऐसा समझ नहीं आ रहा एग्जामिनर हमसे क्या देखना चाहता है, हमें क्या पता हो कि एक चार्ज के पास पॉइंट पे फील्ड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू चार्ज के दूर पॉइंट पे, ऐसी फीलिंग है बस। अब वो इसी चीज को बताने के लिए थोड़ा अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम बना हुआ है, दैट इज द होल सिनेरियो। तो ईसी में आपको समझ आ जाएगा कि मेरे बच्चों ईसी इज लेस देन ईडी, विच बेसिकली मींस कि ईसी ईडी के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर प्रश्न को देखना है और इसका जवाब निकालना है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा इनको इस तरीके से ढंग से देख लेते हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाते हैं। Another is फिर से assertion reason, assertion outer body of aircraft is made of metal which protects person sitting inside from lightning strike. The electric field inside the cavity enclosed by the conductor is 0. ये थोड़ी सी वैसे तो लॉजिकल सी बात है, बट थोड़ी इलॉजिकल बात भी है। एक्चुअली में ये बात तो ठीक सी लगती है कि हमने बात करी थी डिस्कशन की, गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो उसके क्या कहते हैं, जो फील्ड होती है गाड़ी के अंदर वो 0 हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाली फीलिंग से। क्यों हो जाता है? मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अगेन कैविटी के अंदर 0 होना बाय डिफॉल्ट नहीं होता, वो तभी होती है जब कैविटी के अंदर खुद को चार्ज ना हो। बट ये बात अब मान लेते हैं कि इन्होंने ये बात इग्नोर कर दी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है। कुछ लोग ये बोल सकते हैं ये ठीक है और ये गलत है, और ये ऑप्शन भी होता है ए ट्रू एंड बी गलत, ये ऑप्शन भी है। तो कुछ लोग ये मार्क करेंगे और कुछ लोग ये मार्क करेंगे, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग जो मार्क करेंगे 1 ही मार्क करेंगे कि लगेगा क्वेश्चन में तो रेलेवेंस वही बन रहा है ना, ये लॉजिक तो यही दे रहे हैं ना, ऊपर वाले का लॉजिक हमसे भी कोई पूछेगा तो हम भी तो यही देंगे, चाहे हमें पता है वो गलत है, बट फिर भी हम ये देंगे, हम कहेंगे कि अंदर एक लाइन और ऐड कर देंगे, अंदर चार्ज
होता नहीं है तो अंदर कुछ बाहर वाले की वजह से तो फील्ड अंदर जीरो जाएगी, अंदर ट्रांसमिट होगी, तो ये वाली फीलिंग है, तो इसलिए हमारा ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन के अंदर। सिंपल बातें समझ आ रही है हमें। इस तरीके से अगेन हम और भी फर्दर क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, बट ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हमने बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ऐसा मान लेते हैं कि इतने क्वेश्चन करने से लार्जली हमारी अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सफिशिएंटली डेवलप हो जाएगी और हम एग्जाम में क्वेश्चंस कर सकते हैं। और रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हैं जो वो आप लोगों को मैं पीडीएफ लिंक में डाल दूंगा, तो उसमें से आप कर ही सकते हो उसे सॉल्व। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा उसमें भी, है ना। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेईई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।